हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में बताया था। यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि PVR 322 वेक्टर्स क्या होते हैं, PUC वेक्टर्स क्या होते हैं। PVR 322 और PUC 8 ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको आप प्लाज्मिड वेक्टर कह सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट नए वेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं। हम आज के इस लेक्चर में 3 डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बैक्टीरियोफाज वेक्टर के बारे में, फिर हम बात करेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट, यानी कि अगर आपको किसी प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना है तो आप किस प्रकार के वेक्टर का यूज करेंगे। और फिर हम जानेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स के बारे में, यानी कि ऐसे वेक्टर्स के बारे में जिनका यूज एनिमल सेल्स में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करने में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियोफाज वेक्टर के बारे में। तो सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो बैक्टीरियोफाज के डीएनए से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को यह नहीं पता है कि बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं तो जान लीजिए, हमारे नेचर में बहुत सारे वैरायटी के वायरसेस हैं। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? प्लांट वायरसेस। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल सेल को संक्रमित कर सकते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? एनिमल वायरसेस। ठीक इसी तरह कुछ ऐसे वायरसेस भी हमारे नेचर में हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आप उनको सिंपली क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफाज। क्लियर? तो बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने की क्षमता रखते हैं। बैक्टीरियोफाज के पास ये एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि ये बैक्टीरिया के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली। मेरे कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। जब भी कोई बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करता है, संक्रमित करता है, तो बैक्टीरियोफाज अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देता है? पेनेट्रेट कर देता है। और यह बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखेगा, यानी कि बैक्टीरिया के मैन क्रोमोसोमल डीएनए पर डिपेंड हुए बिना ही बैक्टीरियोफाज का डीएनए अपने आप को स्वतः प्रतिलिपिकृत कर लेगा, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटेड कर लेगा। तो अगर आपसे कभी भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मिड डीएनए को और बैक्टीरियोफाज को हम वेक्टर बनाने में यूज क्यों कर सकते हैं, क्या कारण है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा कि प्लाज्मिड डीएनए और बैक्टीरियोफाज दोनों में ये एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि आप इन दोनों का यूज क्लोनिंग वेक्टर्स बनाने में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जब कोई बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल के ऊपर अपना अटैचमेंट कर लेगा। फिर बैक्टीरियोफाज अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने जीनोमिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनेट्रेट कर देगा, ट्रांसफर्ड कर देगा। और बैक्टीरियोफाज का ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी वेरी हाई कॉपी नंबर, यानी बहुत सारी कॉपी नंबर प्रोड्यूस कर सकेगा अपना रेप्लिकेशन करके। अब आप सोचिए कि अगर आप बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक कर देते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफाज के डीएनए के बीच में आपने कहीं पर किसको डाल दिया? अपने एलियन डीएनए को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो बैक्टीरियोफाज का डीएनए जितने भी बार बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा और अपनी जितनी भी कॉपी नंबर प्रोड्यूस करेगा, आपके एलियन डीएनए की भी उतनी ही नंबर ऑफ कॉपी, इक्वल नंबर ऑफ कॉपी बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या हो सकेंगी? प्रोड्यूस हो सकेंगी। दैट इज द रीजन कि हम मॉडर्न टाइम में जब हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो वहां पर हम बैक्टीरियोफाज वेक्टर को प्रीफर करते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ऐसे प्लाज्मिड्स जो हाई कॉपी नंबर रखते हैं और ऐसे बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स जिनको हम क्लोनिंग में यूज करते हैं,
दोनों का अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो आप वहां पर एक चीज हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर के कंपैरिजन में बैक्टीरियोफाज वेक्टर हमेशा वेरी हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर के कंपैरिजन में बैक्टीरियोफाज वेक्टर की जो कॉपी नंबर हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर? चलिए, अब आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप किसी बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस से फाज वेक्टर या बैक्टीरियोफाज वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे तैयार कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें एक बैक्टीरियोफाज की जरूरत होगी। कंसीडर कीजिए कि एक बैक्टीरियोफाज है जिसको आप लैम्डा बैक्टीरियोफाज कह सकते हैं। ये एक कैसा बैक्टीरियोफाज है? लैम्डा बैक्टीरियोफाज है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्डा बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। हमने आइसोलेट कर लिया फेज डीएनए को, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। अब आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लैम्डा बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है उसका जो मिडिल रीजन होता है, मिड पोर्शन, ये वाला जिसको व्हाइट कलर से दिखाया गया है, ये वो रीजन होता है जिसमें पैथोजेनिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरियोफाज के डीएनए को अगर आपको वेक्टर डीएनए में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैथोजेनिक जीन्स को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो हमने क्या किया? बैक्टीरियोफाज के डीएनए को बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट किया और इसमें प्रेजेंट जो पैथोजेनिक जीन्स हैं उनको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये हमने पैथोजेनिक जीन्स को बाहर निकाल दिया। जब आप पैथोजेनिक जीन्स को बैक्टीरियोफाज डीएनए से रिमूव कर देते हैं तो आपको एक स्मॉल साइज का फाज वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। देखिए, ये स्मॉल साइज का आपको क्या मिल गया? फाज वेक्टर, क्योंकि इसमें से आपने अननेसेसरी सीक्वेंस को, पैथोजेनिक सीक्वेंस को रिमूव कर दिया और आपको एक छोटा साइज का यहां पर क्या ऑब्टेन हो जाता है? फाज वेक्टर। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर वेक्टर की साइज छोटी है, वेक्टर की साइज अगर छोटी है तो वो अपने साथ उतने ही बड़े साइज के एलियन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर सकता है और सक्सेसफुली होस्ट के अंदर डिलीवर्ड कर सकता है। तो फाज वेक्टर की साइज क्योंकि छोटी है यहां पर, तो आप चाहें तो 23 किलो बेसिस लेंथ तक के एलियन डीएनए को इसके साथ क्या कर सकते हैं? लाइगेट कर सकते हैं। तो ये आपका फाज वेक्टर है। और जब आप इसके साथ एक लार्ज साइज के एलियन डीएनए को लाइगेट करेंगे जिसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 23 किलो बेसिस साइज के एलियन डीएनए को अगर आप चाहें तो लैम्डा फाज वेक्टर के साथ लाइगेट कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर सकते हैं किसी बैक्टीरियल होस्ट में। हमने भी यही किया, बैक्टीरियोफाज वेक्टर के साथ एलियन डीएनए को लाइगेट किया और हमें मिल गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को आप बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जब बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ये आरडीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर्ड हो जाएगा तो इसका इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होगा और जितनी कॉपी बनेंगी बैक्टीरियोफेज डीएनए की उतनी ही कॉपी प्रोड्यूस होंगी इक्वली आपके एलियन डीएनए की भी, क्योंकि आपने एलियन डीएनए को बीच में कहां पर लिंक कर दिया है? बैक्टीरियोफाज वेक्टर के बीच में आपने किसको लिंक कर दिया? यहां पर आपके एलियन डीएनए को। तो जितना ज्यादा आपका बैक्टीरियोफाज डीएनए अपने हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस करेगा उतना ही एलियन डीएनए की इक्वल कॉपीज भी होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होंगी। अब मॉडर्न टाइम में बहुत सारे बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स को हम क्लोनिंग पर्पस में यूज कर रहे हैं। बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जो बैक्टीरियोफाज डीएनए से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बैक्टीरियोफाज वेक्टर है जिसका नाम आपको याद रखना है लैम्डा फाज वेक्टर, क्योंकि उसको लैम्डा बैक्टीरियोफेज के डीएनए से कंस्ट्रक्ट किया गया और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने साथ 23 किलो बेसिस लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट कर सकता है और उससे सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर सकता है बैक्टीरियल होस्ट के अंदर। 1 किलो बेस का मतलब क्या होता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड। तो 23 किलो बेसिस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एलियन डीएनए जिसकी साइज होगी 23,000 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक 23,000 न्यूक्लियोटाइड साइज तक के एलियन डीएनए को आप चाहें तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज से बनाए गए लैम्डा फेज वेक्टर के साथ लाइगेट भी कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी कर सकते हैं किसी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर। एक अनदर बैक्टीरियोफाज वेक्टर भी आपको याद रखना है, दैट इज M13 फाज वेक्टर, और इसके बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि एक फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज है और ये स्पेशली इन्फेक्ट कर सकता है ईस्चेरिया कोलाई को, यानी कि M13
वेक्टर का यूज आप जनरली किस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करने में करेंगे? इकोलाई। तो ऐसे बैक्टीरियोफाज जो स्पेशली इकोलाई को ही इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कोलीफेज भी कहते हैं। तो M13 बैक्टीरियोफेज एक कोलीफेज या कोलीफाज का एग्जाम्पल भी है, यह भी आपको याद रखना है। M13 बैक्टीरियोफेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलीफाज या कोलीफेग। क्लियर? क्योंकि ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली इश्चेरिया कोलाई को इन्फेक्ट करता है। चलिए अब हम बात करेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट, यानी कि ऐसे वेक्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे जिनका यूज हम प्लांट सेल्स में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करने में करते हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि आप किस क्लोनिंग वेक्टर का यूज करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ये डिपेंड किस पर करता है? होस्ट की चॉइस पर। अगर आपका होस्ट बैक्टीरिया है तो आपको ऐसे वेक्टर यूज करना होंगे जो बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर सके। अब अगर आपका होस्ट सेल प्लांट सेल्स हैं तो फिर आपको ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो प्लांट्स में सक्सेसफुली फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड कर सकें। इसलिए हम अब बात करेंगे उन वेक्टर्स के बारे में जिनका यूज प्लांट सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। एक चीज आप सबसे पहले याद रख लीजिए, अगर आपको किसी भी प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया है जिसके प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड से हम एक वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको टीआई प्लाज्मिड वेक्टर कहा जाता है, और उसकी हेल्प से आप किसी प्लांट सेल में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है क्या। ये जो आपको एक बैक्टीरिया दिख रहा है इसको आप कह सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जो लिटरली एक सॉइल बैक्टीरिया है और ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में स्पेशली सेवरल डाइकॉट प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे डाइकॉट प्लांट्स हैं जिनमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक पैथोजन की तरह एक्ट करता है और डिसीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। तो हमारे नेचर में कुछ डाइकॉट प्लांट्स हैं जिनमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या कर सकता है? डिसीज कॉज कर सकता है, यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइटोपैथोजन। ये एक फाइटोपैथोजन है, एक ऐसा पैथोजन जो प्लांट में डिसीज कॉज कर सकता है, पर स्पेशली किन प्लांट्स में? डाइकॉट प्लांट्स। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के पास भी किसी अदर बैक्टीरिया की तरह दो डिफरेंट टाइप के डीएनए होते हैं। एक इसका मैन क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका क्या है? मैन क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको आप प्लाज्मिड डीएनए कहेंगे। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के प्लाज्मिड को हम स्पेसिफिकली टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया? टीआई प्लाज्मिड। तो फिलहाल आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या है। ये आप याद रखिए, टीआई में टी का मतलब है ट्यूमर और आई का मतलब है इंड्यूसिंग। तो टीआई प्लाज्मिड का मतलब होगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब क्वेश्चन यह है कि इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्यों कहा गया, तो यह मैं आपको आगे आंसर देने वाला हूं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के पास दो डिफरेंट टाइप के डीएनए है, एक इसका मैन क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि इसका प्लाज्मिड डीएनए जिसको आपने नाम दिया टीआई प्लाज्मिड। क्लियर? अगर मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के प्लाज्मिड डीएनए को आपको जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके का ये प्लाज्मिड डीएनए होता है। ये कौन सा डीएनए है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड डीएनए है। और इस डीएनए में आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है, ये लेफ्ट बॉर्डर लिखा जाता है, इसको राइट बॉर्डर कहा जाता है। और लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में जो ये पूरा का पूरा टीआई प्लाज्मिड का एक रीजन है, इसको हम टी डीएनए का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टी डीएनए। और यहां पर भी याद रखिए, टी डीएनए में टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर। टी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर। तो अब आपके दिमाग में 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 ऐसे प्रश्न हैं जो पैदा हो चुके होंगे। पहला क्वेश्चन कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग क्यों कहा गया? दूसरा क्वेश्चन, इसके टीआई प्लाज्मिड का कुछ स्पेसिफिक रीजन, यानी कि लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर के बीच का रीजन जिसमें ऑक्सिन जीन आ रहा है, साइटोकाइनिन जीन आ रहा है,
ओपाइन जीन आ रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है टीआई प्लाज्मिड का, इसको टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर डीएनए क्यों कहा जाता है? और तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम ट्यूमर इंड्यूसिंग नाम यहां पर लिख रहे हैं तो क्या ये प्लांट में कैंसर कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, ट्यूमर कॉज करने वाला बैक्टीरिया है? तो इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बहुत सिंपल वे में देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इस बैक्टीरिया का कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन मत कीजिए। यह बैक्टीरिया चाहे तो नेचुरल ही किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करके उसे ट्रांसफॉर्म्ड कर सकता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकता है आपके इंटरफेरेंस के बिना ही। यानी कि ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है। जब भी ये किसी प्लांट सेल में इन्फेक्शन करता है तो उस प्लांट सेल को ये क्या कर देता है? ट्रांसफॉर्म्ड कर देता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देता है। अब कैसे कर देता है ये आपको मैं बता देता हूं। ये मान लीजिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, ये आपका एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। मैंने अभी बताया कि यह बैक्टीरिया कुछ डाइकॉट प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है। तो मान लीजिए ये एक डाइकॉट प्लांट की सेल है। ये क्या है? एक डाइकॉट प्लांट की सेल। यहां पर लिख देता हूं डाइकॉट प्लांट सेल। तो पहली चीज आप याद रखिए कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस किसी डाइकॉट प्लांट में इन्फेक्शन कहां पर करेगा? यह हमेशा वहां पर अपना इन्फेक्शन कॉज करता है जहां पर प्लांट बॉडी में पहले से ही कोई इंजरी, कोई घाव या कोई डैमेज या कट लगा हो। मान लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यह प्लांट बॉडी में, प्लांट सेल में यहां पर ऑलरेडी पहले से कोई डैमेज है, कोई कट लगा हुआ है, कोई इंजरी है। तो उस साइट पर यह बैक्टीरिया क्या करेंगे? अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के बाद आप जानते हैं कि इन बैक्टीरिया के पास क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड। ये क्या है? टीआई प्लाज्मिड। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि टीआई प्लाज्मिड का एक पोर्शन है, एक रीजन है जिसको आप क्या कहते हैं? टीडीएनए। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? टीडीएनए। ये इतना पोर्शन जो है ट्रांसफर डीएनए है। तो अब होता क्या है? इनफैक्ट आप देखिए कि जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन साइट पर अपने आप को कह सकते हैं अटैक करेगा, प्लांट की इन्फेक्शन साइट पर जब ये बैक्टीरिया अटैक करेगा तो ये अपने टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को रेप्लिकेट करेगा और उसकी कॉपी, टीडीएनए की जो कॉपी है उसको ट्रांसफर्ड कर देगा प्लांट सेल के अंदर, इवन प्लांट सेल की न्यूक्लियस के अंदर। और प्लांट सेल की न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? प्लांट जीनोम। ये प्लांट का अपना सेल्फ जीनोमिक डीएनए है। तो ये टीडीएनए, ये है टीडीएनए जिसकी कॉपी को उसने क्या किया? तैयार किया और इसकी कॉपी को उसने प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और ये टीडीएनए जो है वो प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ रैंडमली कहीं पर इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। तो ये है तरीका। बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन साइट पर अटैक किया और वहां पर बैक्टीरिया ने अपने टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट जो टीडीएनए पोर्शन है, रीजन है, उसको रेप्लिकेट किया, उसकी कॉपी को प्लांट सेल की न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दिया और टीडीएनए की जो कॉपी है वो प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ रैंडमली कहीं पर जाकर क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड हो जाएगी। जब प्लांट के जीनोमिक डीएनए से टीडीएनए इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की सेल जो है वो जेनेटिकली क्या हो जाएगी? चेंज, मॉडिफाइड हो जाएगी, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि टीडीएनए के पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन्स होते हैं। और ऑक्सिन साइटोकाइनिन जीन्स जनरली क्या है आप समझ सकते हैं, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे प्लांट हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब टीडीएनए प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड होगा तो प्लांट की ऐसी सेल्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी हैं वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी, जिससे कि प्लांट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी कैंसर सेल्स में, यानी कि ट्यूमर सेल्स में। तो वो प्लांट सेल्स जिनमें इन्फेक्शन कॉज हुआ है, जिनमें टीडीएनए सक्सेसफुली प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड हो चुका है, वो सेल्स अपना रैपिडली अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेंगी और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स जो हैं वो रैपिडली अपने आप को अनकंट्रोल डिवाइड करके एक गांठ या ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेंगी। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है
कि टीआई प्लाज्मिड को टीआई क्यों कहा गया, तो आप समझ चुके होंगे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए के ट्रांसफर्ड होने की वजह से ही प्लांट सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूमर सेल्स में हो जाता है। इसलिए इस प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड कहा गया। और उसके स्पेसिफिक रीजन टीडीएनए को ट्रांसफर डीएनए क्यों कहा गया, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए रीजन ही ट्रांसफर्ड होता है प्लांट के जीनोमिक डीएनए में और इंटीग्रेटेड हो जाता है, जिससे कि प्लांट सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ट्यूमर सेल्स में। इसलिए इसको नाम दिया गया ट्रांसफर डीएनए, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड का जो सेगमेंट ट्रांसफर्ड हो रहा है वो है टीडीएनए। और क्योंकि टीआई प्लाज्मिड की वजह से प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, बैक्टीरिया ने प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, प्लांट सेल्स अपनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, तो जो टीडीएनए सेगमेंट है उसमें कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो ट्यूमर सेल से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करवाते हैं। यानी कि टीडीएनए क्या करेगा, प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड करके ट्यूमर सेल्स में तो कन्वर्ट कर ही देगा, एज वेल एज ये ट्यूमर सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स को भी प्रोड्यूस करेंगी जो इन्फेक्शन साइट पर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बैक्टीरिया ने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम द ट्यूमर सेल्स, जो केमिकल्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे और इससे बैक्टीरिया भी अपनी कॉलोनीज को बहुत सारे नंबर्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे इन्फेक्शन साइट पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, क्योंकि ये प्लांट सेल्स में इन्फेक्शन कॉज करके उनको ट्रांसफॉर्म्ड कर देता है इनटू ट्यूमर सेल्स। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूं। आप देखेंगे कि जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस किसी इन्फेक्शन साइट पर प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड करता है तो अब वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर, क्योंकि बहुत सारी प्लांट सेल्स अपना रैपिड डिवीजन करने लगती हैं और जिससे क्या फॉर्म होता है, ट्यूमर, जिस ट्यूमर को हम क्राउन गाल कहते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये एक ट्यूमर है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की वजह से इन्फेक्शन साइट पर प्लांट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड होकर जो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी, ये वही ट्यूमर है जिसको नाम दिया जाता है क्राउन गाल। क्राउन गाल, दैट इज द रीजन कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की वजह से प्लांट में कॉज होने वाली जो डिसीज है उसको क्राउन गाल डिसीज भी कहते हैं। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राउन गाल डिसीज डाइकॉट प्लांट में कॉज करता है इनमें से कौन सा पैथोजन, तो आपका आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि क्राउन गाल डिसीज के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का कौन सा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर होगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का कौन सा सेगमेंट ट्रांसफर्ड होता है और प्लांट जीनोम में रैंडमली इंटीग्रेटेड हो जाता है जिससे कि प्लांट सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ट्यूमर सेल्स में, तो आपका आंसर होगा टीडीएनए। तो टीडीएनए क्या है, टीआई प्लाज्मिड क्या है, क्राउन गाल डिसीज क्या है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और दैट इज द रीजन कि आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मानते हैं। अब हमारे वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि वो नेचुरली प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड कर सकता है, तो क्यों ना हम इसके टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाइड करके एक ऐसा वेक्टर तैयार करें, एक ऐसा वेक्टर कंस्ट्रक्ट करें जो प्लांट सेल्स में हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए को डिलीवर्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। और हमने यही किया। मॉडर्न टाइम में हमने टीआई प्लाज्मिड में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और इसको एक आइडियल सुइटेबल वेक्टर बनाने में इसका यूज किया, जिसका यूज हम प्लांट में फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करने में करते हैं। तो ये रहा आपका टीआई प्लाज्मिड। जब आप टीआई प्लाज्मिड से वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि टीडीएनए पोर्शन बेसिकली प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है कैंसर सेल में, और हम नहीं चाहते कि हमारी टारगेट होस्ट प्लांट सेल्स कैंसरस हों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसमें एलियन डीएनए सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो और वो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करे जो हम चाहते हैं। तो जरूरी होगा कि आप टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। द रिमूवल ऑफ टीडीएनए को हम एक नए नाम से जानते हैं, डाईसार्मिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डाईसार्मिंग क्या है, तो आपका आंसर होगा कि जब टीआई प्लाज्मिड से हम
टीआई प्लाज्मिड वेक्टर बनाते हैं तो हम सबसे पहले टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट टीडीएनए को रिमूव कर देते हैं। द रिमूवल ऑफ टीडीएनए रीजन फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड इज कॉल्ड डाइसार्मिंग। तो मैंने यही किया, यहां पर हमने टीडीएनए रीजन को रिमूव कर दिया। ये पूरा का पूरा टीडीएनए पोर्शन जो है टीआई प्लाज्मिड का वो हमने रिमूव कर दिया। अब रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसको आप टीआई प्लाज्मिड वेक्टर कह सकते हैं और इससे आप अपने एलियन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं। तो हम चाहें तो इससे किसको लाइगेट कर सकते हैं, एलियन डीएनए को, और किसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आरडीएनए मॉलिक्यूल का। और इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को आप किस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, होस्ट प्लांट सेल में। ऐसा करने पर आपकी प्लांट सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी और आपके एलियन जीन की जो कॉपी है वो प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगी और आपकी प्लांट सेल्स वो फिनोटाइप एक्सप्रेस करने लगेगी जो आप चाहते हैं। तो जब भी टीडीएनए, याद रखिए, जब भी टीडीएनए को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड, वो प्रोसेस है डाइसार्मिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड वेक्टर कह सकते हैं, जिसके साथ हम एलियन डीएनए को लाइगेट कर दें और आरडीएनए मॉलिक्यूल का अगर कंस्ट्रक्शन कर दें और इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को अगर होस्ट प्लांट सेल्स में ट्रांसफर्ड कर दें तो हमारा टीआई प्लाज्मिड वेक्टर हमारे एलियन डीएनए को कहां पहुंचा देगा, ट्रांसफर्ड कर देगा प्लांट के जीनोमिक डीएनए में। और वो प्लाज्मिड वो टीडीएनए की जगह पर एलियन डीएनए प्लांट के जीनोमिक डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा और आपकी प्लांट सेल्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगी। तो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस जो आपको ध्यान से याद रखना है। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल्स, यानी कि अगर आपको एनिमल सेल्स में एलियन डीएनए को डिलीवर्ड करना है तो आप किस प्रकार के वेक्टर का यूज करेंगे। एनिमल सेल्स में किसी भी फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करने के लिए हम रेट्रोवायरल मीडिएटेड वेक्टर का यूज करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, रेट्रोवायरल मीडिएटेड वेक्टर्स का यूज करते हैं। रेट्रोवायरल मीडिएटेड वेक्टर का मतलब होगा ऐसे वेक्टर जो रेट्रोवायरसेस से तैयार किए जाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि रेट्रोवायरस हैं क्या। लिटरली जो रेट्रोवायरसेस हैं वो ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। रेट्रोवायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। ये जनरली किसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं, एनिमल सेल्स को। रेट्रोवायरसेस किसको इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल सेल्स को। और एनिमल सेल्स को जब ये इन्फेक्टेड करते हैं तो एनिमल सेल्स के अंदर ये अपने आरएनए को पेनिट्रेट कर देते हैं। ये आरएनए एनिमल सेल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में, एक प्रोसेस के थ्रू जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर वायरस का जो जीनोमिक डीएनए होता है वो एनिमल सेल के मैन डीएनए के साथ, यानी कि एनिमल सेल के जीनोमिक डीएनए के साथ अपना क्या कर लेता है, इंटीग्रेशन। यानी एनिमल सेल का जो भी जीनोमिक डीएनए होगा उसके साथ वायरल डीएनए जो होगा वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा और इस तरीके से एनिमल सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगी इनटू कैंसर सेल्स। तो मोस्ट ऑफ द रेट्रोवायरसेस जो हैं वो एनिमल्स में कैंसर कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल है। कुछ रेट्रोवायरस हैं जो एचआईवी यानी कि एड्स जैसी बीमारी कॉज करते हैं, आपने नाम सुना होगा ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ये भी एक रेट्रोवायरस है। पर कुछ ऐसे भी रेट्रोवायरसेस हैं जो एनिमल सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हैं इनटू कैंसर सेल। कैसे करते हैं ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी। इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उनके अंदर अपने आरएनए को पेनिट्रेट कर देंगे, आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए में कन्वर्जन हो जाएगा, वायरल का जीनोमिक डीएनए एनिमल सेल के जीनोमिक डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा और एनिमल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी इनटू कैंसर सेल। तो यहां पर आपने एक चीज देख ली कि रेट्रोवायरस के पास भी ये एबिलिटी है कि ये एनिमल सेल्स को ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हैं। तो हमने भी यही किया कि रेट्रोवायरसेस में से पैथोजेनिक जीन्स को रिमूव किया और उसकी जगह पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया और रेट्रोवायरल पार्टिकल्स से हमने एनिमल सेल्स को ट्रीट किया, जिससे रेट्रोवायरसेस ने एनिमल सेल्स को इन्फेक्टेड किया और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल के जीनोम के साथ क्या कर दिया, लाइगेटेड कर दिया, जिससे हमारी एनिमल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई और हमने अपने मनचाहे जीन्स को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल सेल्स के जीनोमिक डीएनए के साथ आसानी से रेट्रोवायरल मीडिएटेड वेक्टर की हेल्प से इंटीग्रेटेड करा दिया। तो तीन चीजें आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफाज वेक्टर का कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरी चीज, प्लांट में अगर आपको कोई भी जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है, जीन को डिलीवर्ड करना है, तो टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड वेक्टर का यूज किया जाता है। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग,
जिसमें एक सेगमेंट होता है, रीजन होता है, जिसको टीडीएनए कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर डीएनए। तीसरी चीज, एनिमल्स में अगर आपको किसी फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना है, एनिमल सेल्स में अगर आपको किसी फॉरेन डीएनए को डिलीवर्ड करना है, तो हम रेट्रोवायरसेस वेक्टर का यूज करते हैं। इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है। तो यहां पर अब हम इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें 3 चीजों को पढ़ना था। जेनेटिक मैनिपुलेटिंग एंजाइम हम कंप्लीट कर चुके थे, वेक्टर और वेहिकल को भी हमने कंप्लीट कर लिया था, हमने वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर को भी देखा। अब हम बात करेंगे पैसेंजर डीएनए के बारे में। तो आपको कितने क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम याद रखने हैं और उनके डिस्क्रिप्शन को याद रखना है। प्लाज्मिड वेक्टर, जिसमें पीवीआर 322 और PUC 8, बैक्टीरियोफाज वेक्टर दूसरा, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट तीसरा, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन एनिमल चौथा। तो आपको 4 ही वेक्टर्स को डिटेल्स में पढ़ना है, बाकी वेक्टर्स के आपको केवल नाम याद रखने हैं। अब पैसेंजर डीएनए की बात करेंगे, उसके बाद टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसा मेजर टॉपिक आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो पैसेंजर डीएनए होता क्या है? पैसेंजर डीएनए मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपका एलियन डीएनए। तो जब भी हम कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क करते हैं तो हमारा पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए को हम 3 में से किसी एक फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 तरीके हैं। आप चाहें तो पैसेंजर डीएनए को एज अ रैंडम डीएनए यूज करें। रैंडम डीएनए का मतलब क्या होगा? आप किसी टारगेट सेल में से उसके होल जीनोमिक डीएनए को निकालिए, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए। ऐसे डीएनए को आप क्या कहेंगे? रैंडम डीएनए। ये एक लैबोरियस वर्क है क्योंकि आपको इसमें काफी मेहनत करनी होगी। आप चाहें तो अपने पैसेंजर डीएनए को एज अ सीडीएनए यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब होता है कि अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई प्रोटीन एनकोडेड जीन है तो हम उस प्रोटीन एनकोडेड जीन या डीएनए को जीनोम से आइसोलेट नहीं करेंगे, बल्कि उस जीन से एक्सप्रेस होने वाली यूकैरियोटिक एमआरएनए को आइसोलेट कर लेंगे फ्रॉम द सेल, और उस एमआरएनए से हम सीडीएनए को बनाएंगे, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरीके से आप जो डीएनए कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको आप क्या कहेंगे? सीडीएनए, जिसका यूज भी आप पैसेंजर डीएनए की तरह कर सकते हैं। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पैसेंजर डीएनए को सिंथेटिक डीएनए की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लेबोरेटरी में डीएनए का आर्टिफिशियल सिंथेसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एंजाइम लाइक डीएनए पॉलीमरेज, और फिर उस डीएनए को, सिंथेटिक डीएनए को एज अ पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए हम वेक्टर के साथ लाइगेट करके किसी होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करने में यूज करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो पैसेंजर डीएनए में आपको केवल इतना याद रखना है कि या तो रैंडम डीएनए की तरह यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, सीडीएनए की तरह, या फिर सिंथेटिक डीएनए की तरह आप ले सकते हैं किसी एलियन डीएनए या पैसेंजर डीएनए को। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे मैं डिस्कस करता रहूंगा इसी चैप्टर के और भी आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।